तो मैं ये समझता हूँ ये बेसिकली ये पॉलिटिक्स जो चल रही है ना जी, दिस इज़ नॉट कंड्यूसिव टू टॉक्स। बाय दैट व्हाट डू आई मीन नॉट कंड्यूसिव टू टॉक्स? ये जो टॉक्स हो रही है ना, ये मकसद क्या है इनका? क्या है, क्या मकसद? आप बताओ मुझे, चलो क्या मकसद है? ये तो नहीं है कि सबकी रिलीज हो जाए, ये हो जाए, उससे क्या होगा? हाँ, रास्ता मिले हर एक को और सियासी इस्तेहकाम आए, पॉलिटिकली ये जो इतनी शोर शराबा है वो थम जाए, मगर उसका भी तो कोई मकसद होगा ना। क्या है उसका मकसद? यही है ना, खान चाहता है नई इलेक्शन हो जी, खान चाहता है गवर्नमेंट की छुट्टी होए, नवी इलेक्शन होए, मैं प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद मैं अपना आर्मी चीफ लगावा, सीधी जी गल है इसमें कुछ टेढ़ी बात है? नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस। अब वो बात यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए कहीं से तो शुरू करना है ना। उसने शुरू किया था ना ऊपर से, तो गिरता 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 यहाँ आ गया, अब रिहाई भी आ गया। सब मेरी भी अपनी रिहाई भी नहीं, वो कहता मेरे बंदे ने रिहा कर दियो और उसके बाद तुसी जुडिशल कमीशन बना दो, ठीक। तो मतलब अब यहाँ तक तो आ ही गया, अब इससे आगे कहाँ जाएगा वो बेचारा, कहाँ गिरेगा, ठीक। और हर दफा मुलतवी कर देता है प्रोटेस्ट जी, ठीक है ना। तो ही इज इन अ वीक पोजीशन, कहाँ डिमांड से उसके और कहाँ आ गया अब। तो अब गवर्नमेंट ने और एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि यार यहाँ तो उसको कुछ थोड़ा सा देना चाहिए ना, आफ्टर ऑल उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी रहे, नहीं थे वो फिर ना फ्रस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ कर दे, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेशन में बंदा बड़े फजूल फैसले बंदा कर लेता है, गुस्से में कर लेता है। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू कीप हिम एंगेज्ड ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है टॉक्स का। फ्रेंकली ये टॉक्स जो हैं, अगर खान साहब ये समझते हैं कि इस टॉक्स की वजह से वो अपना फाइनल मकसद पूरा कर लेंगे, that is not going to happen. Okay, this government and this establishment determined कि अगले 3-4 साल तक ऐसे हिलना नहीं। खान और नो खान, शहबाज और नो शहबाज, whoever, हमने रहना है, हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना है, ठीक। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमी रह गई तो दाने मुक जाएंगे। देखो ना, अभी आपने चाइना से उनके एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर्स खरीदे, जिसके साथ आपकी एयरफोर्स विल बी वन अप ऑन इंडिया अगेन। पहले F-16 के साथ आप वन अप हो गए थे, अब ये J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देख रहे हैं जहाज़ों, वो एयर शो भी हुई थी। एंड तो पाकिस्तानी in the market for arms, for weapons, for modernization। अब उठ के जा रहे हैं बांग्लादेश, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ भी इंडियन बांग्लादेशी आर्मी को अब वो ट्यून अप करेंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट इंडिया एंड सो ऑन। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक हियर। और अगर आप उनसे पूछें कि खान साहब, इज इमरान खान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? देखिए ना, कुछ लोग तो है ना कि पाकिस्तान की सोल्यूशन लाइज इन इमरान खान, ऐसे ही है ना। लोग तो यही कहते हैं ना, अवाम जो बाहर बैठी हुई है कि खान नू ले आओ, खान मसले हल कर देगा। तो बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर परसेप्शन क्या है, इज खान इमरान खान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ऑपोजिट टू पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, तो फिर अगर आप ये कह रही हैं और आपके बड़े गहरे तल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये परसेप्शन है। तो फिर माय थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट थिंग्स इमरान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो देन ये मुज़ाकरात आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ये सोल्यूशन इमरान खान की सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे ये, ठीक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मगर उसके लिए फिर बहुत और कुछ होना पड़ेगा, जो ये साल जो 1925 इसमें तो मुश्किल लगता है। 2025 मुश्किल लगता है। बाकी आगे के तो आपको पता है कितनी अनसर्टेनिटी है इस मुल्क के अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता, वी डोंट नो। बट certainly Imran Khan is not going to get the sort of political relief जिसके साथ he might think he is now about to make a bid for power। वो नहीं होना। मैंने कहा था he will उसकी बेल हो जाएगी। मैं समझता हूँ, अभी भी मैं समझता हूँ that's part of the movement forward। What about 190 million pound case? वो तो हो ही जाएगा, कन्विक्ट हो जाएंगे, और वो तो खरपीटे खुद मान रही है कि हो जाना, सजा होनी है, वो नहीं होनी है, उसमें भी होनी है, और दूसरा हो तो शखाना 2 में उसमें भी होनी है। तो इनकी यही उम्मीद है कि जब हाई कोर्ट में पहुंचेगी तो वहाँ जाके फिर रिलीफ मिल जाएगी। पर बाय द टाइम इट गेट्स टू द हाई कोर्ट तो और वक्त लग जाता है ना। तो मतलब है कि एक के बाद दूसरे के बाद खान साहब विल नॉट बी अलाउड टू गो टू द पब्लिक और वहाँ खड़े होकर जलसा करें, ये नहीं इजाजत हो। बाकी बनी गाला बह जाओ, ठीक है जी, ज़मान पाक बह जाओ, ज़मान पाक चले जाओ, कोई गल नहीं, और अल्लाह खैर सल्ला। मगर
बाकी नहीं, नॉट पॉसिबल। अच्छा चले, इससे कम से कम हुकूमत को ये तसल्ली मिल गई आपके एनालिसिस से कि अभी 3-4 साल तक तो अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकालना होगा। मगर खान साहब जो है अभी गेम खेलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट भी गेम खेलेगी, गवर्नमेंट भी गेम खेलेगी, और ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा। टॉक्स चलती रहेंगी, ब्रेक होती रहेंगी, एंड गंडापुर साहब गरजते रहेंगे, कहीं जाके गरजेंगे, कहीं जाके स्क्वीक करेंगे। अच्छा। और कहीं खान साहब जो है वो रिकन्सिलिएटरी स्टेटमेंट देंगे, कहीं वो बहुत अग्रेसिव बात करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लुक आउट फॉर वन पर्सन। हु इज दैट? लुक आउट फॉर वन पर्सन। बुशरा बीबी? बुशरा बीबी। ओके, वेल डन। अच्छा, मुझे लगा शायद आप शाह महमूद कुरैशी की बात करें, क्योंकि वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी बाहर आ जाएंगे। आ जाएंगे बाहर। अच्छा। और मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी तो वैसे ही बड़े मायूस हैं कि मेरी पार्टी ने मेरा ख्याल नहीं किया। आई एम नंबर 2 इन द पार्टी, और मुझे भूल गए, ये कैसी पार्टी है। एंड ही इज़ वेरी अपसेट बिकॉज उनके साहिबजादे के साथ भी अच्छा नहीं किया पीटीआई ने, जैन के साथ, और तो गिले तो हैं। और याद एक बात रखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली है, ट्रेडिशनली इट हैज़ ऑलवेज बीन प्रो स्टेट, इट्स नेवर बीन एंटी स्टेट। गोरों के ज़माने से, ब्रिटिश राज के ज़माने से दे हैव बीन प्रो स्टेट। ओके, एंड ये पहली दफ़ा है कि बेचारे शाह साहब कहीं फंस गए, डिफ्लेक्शन किया और वो गले पड़ गई है, जो एंटी स्टेट बन गई। पता नहीं क्या हो गया परवेज़ इलाही साहब को, शेख रशीद साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, पता नहीं क्या हो गया, बस वो होता है ये पॉपुलिज्म जो है ना, ये जब काटती है ना आपको, और आपको नजर आता है कि आए अवाम ही अवाम, इधर तो तुसी भी दौड़ पैंदे हो, तो आपको समझ नहीं आती। बट आई थिंक ऑल ऑफ देम आर रिग्रेटिंग इट। ओके, सब पछतावे का शिकार है, लेकिन फिर वापसी का रास्ता या यू टर्न लेना इतना आसान नहीं होता। महाराज शाह महमूद कुरैशी साहब किस रो में बह गए, और आने वाले दिन पीटीआई के लिए क्या संदेश आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आलमी मंजरनामे से बांग्लादेश को शामिल कर लेते हैं, जहां हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वो विज़िट करने जा रहे हैं, और पाक बांग्ला ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने में आ रहा है। वहाँ निसाब भी बदला जा रहा है, बहुत सी हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। ट्रेनिंग देने की आपने बात की कि पाक फ़ौज वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो इससे इंडिया को क्या खौफ है, और ट्रेनिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो सकते हैं? आयशा, सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, अभी जो बातचीत हो रही है ना जी, 2 लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो ये बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अच्छा। उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी सार्क के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है, उसने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलके और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलके सार्क पावरफुल हो सकती है, और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया रीजनल हेजेमन है। मगर ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ था, तो अब वो टूट गया। सो आई थिंक यूनुस का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से सार्क की रिवाइवल हो। अच्छा। पाकिस्तान भी ये चाहता है, मगर पहले ये हो रहा था हसीना के ज़माने में कि इंडिया सार्क को नहीं चाहता था। इंडिया समझता है कि सार्क के अंदर उसकी अहमियत इतनी नहीं रही, वो इंडिविजुअली बायलैटरली जिन लोगों से जो बात करता है सार्क के कंट्रीज़ में, तो वहाँ उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। जब ये सारे मिल जाते हैं एक जगह पे, तो इंडिया का एक ही वोट होता है, ज़रा 2 होते हैं। तो इंडिया हैज़ बिकमिंग एंटी सार्क। इंडिया ने सार्क को सपोर्ट किया था ताकि सार्क को वो लीड कर सके, मगर सार्क को लीड नहीं कर सका बिकॉज पाकिस्तान ने दाना डाला, दरार डाली हुई थी, और लड़ाई झगड़े हो रहे थे। अच्छा। और बाकी लोग जो थे परेशान थे। और बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इंडिया के साथ था, उससे पहले साथ था। खालदा ज़िया के ज़माने में प्रो पाकिस्तान था, और हसीना के ज़माने में प्रो इंडिया था। तो अब बात यह है कि नाउ वंस अगेन द अटेम्प्ट इज़ के सार्क को रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान फुली सपोर्ट करता है, और इंडिया को तकलीफ हो रही होगी ये बात सुन के। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बात ऑलरेडी शुरू हो गई है कि जी तजारत शुरू की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, और वो तजारत के तरीके सिर्फ 2 ही हैं। एक तरीका तो ये है बाय सी, दूसरा इज बाय एयर। तो एयर फ्लाइट्स आर बीइंग रिस्टोर्ड बिटवीन ढाका एंड लाहौर और कराची और इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान बांग्लादेश ओवरफ्लाइंग फ्रॉम ओवर इंडियन टेरिटरी
फ्लाइट्स रिस्टोर हो रही है। अब शुरू में फ्लाइट्स में बंदे तो नहीं आए जाएंगे ना, इट प्रॉब्ली बी अ लॉट ऑफ कार्गो फ्लाइट्स जी। सो आई थिंक इस वक्त तजारत बहुत कम है। बांग्लादेश के अंदर एक ओपिनियन है आजकल के बांग्लादेश कि यार हमने तो इंडिया का साइड ली है, मगर इंडिया इवन आफ्टर ट्रेड वाज बैंड और लड़ाई झगड़े के बावजूद पाकिस्तान को $1 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा था और सानू उन्होंने रोका कि ऐसी तजारत ही ना करिए। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अब बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। कि इंडिया तजारत कर रहा था पाकिस्तान के ज़रिए, वो आया दुबई और कुछ आइटम्स डायरेक्टली भी जा रहे थे और हमें रोका हुआ था। अच्छा। तो सो देयर इज़ अ डिज़ायर कि जी अब हम तजारत पाकिस्तान से शुरू करें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम उसमें इस टेक्सटाइल्स, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस वक्त जो कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत हाई हो गए। एनर्जी कॉस्ट्स, लेबर कॉस्ट्स, इन्फ्लेशन, ऑल दीज थिंग्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इज इन अ बिट ऑफ अ ट्रफ, गिरी हुई है इस वक्त। ठीक। और बहुत से हमारे टेक्सटाइल मैग्नेट्स जो है वो सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रीज लगा ली जाए, बिकॉज बांग्लादेश सारी कॉटन इंपोर्ट करता है और वो कॉटन जो है उससे वो वैल्यू ऐड करता है। वैल्यू ऐड का मतलब है गारमेंट्स बनाता है, क्योंकि इंपोर्ट तो कॉटन होगी मगर उसके बाद कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद उसके ऊपर क्लोथिंग बनती है, गारमेंट्स बनते हैं। तो बांग्लादेश पाकिस्तानी टेक्सटाइल इज़ वेरी गुड एट क्रिएटिंग yarn and also but not so good at value added. ये आहिस्ता आहिस्ता बन रही है वैल्यू एडेड भी, हमने शुरू कर दी। बट बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन वैल्यू एडेड इन गारमेंट्स एंड इट इज़ जेन्युइनली वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। उनकी सारी एक्सपोर्ट ही है जी। तो अब हमारे कुछ लोग हैं जो वहाँ टेक्सटाइल मिल्स लगाना चाह रहे हैं और आपको ये भी हैरानगी होगी सुन के कि हमारा ये ख्याल था कि हम यहाँ इतनी कॉटन उगाते हैं, इतना पानी ज़ाया करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बावजूद हम अभी भी यान जो है, अभी भी बहुत सा यान जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कॉटन अगर यहाँ बनती है तो यहाँ यान बनना चाहिए, यान के बाद जो वैल्यू ऐड होनी चाहिए, गारमेंट्स बनने चाहिए। पहले तो यान बनाते थे और यान ही बेचते थे, कपड़े नहीं बनाते थे। अब यह है कि इतनी कॉटन की प्रोडक्शन भी गिर गई है तो कि जिसकी वजह से हमें अब यान इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अब बात यह है कि लोग तो ये कहते हैं कि बेहतर यही है कि हम बांग्लादेश में जाएँ जहाँ बिजली भी सस्ती है, जहाँ इतने लेबर कॉस्ट भी सस्ते हैं, जहाँ इंसेंटिव्स बहुत से हैं फॉर एक्सपोर्ट और एक पूरी वैल्यू एडेड की एक इंडस्ट्री लगी हुई है। सो एवरीबडी कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट पाकिस्तानी बिजनेसमैन आर लुकिंग एट एंड बांग्लादेशी बिजनेस आर लुकिंग टू मेक पार्टनरशिप्स। ये तो दो तीन होगी। तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफ़र किया है कि वील कम एंड ट्रेन योर आर्मी। अब बांग्लादेश की छोटी सी आर्मी है, ओके। पुराने ज़माने में तो एक ही आर्मी थी, उनके अफसर भी यहीं ट्रेन होते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू सेंड कंटिंजेंट्स टू ट्रेन द बांग्लादेशी आर्मी। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोग्राम्स ऑफ यूनिटी ऑफ सॉर्ट्स। एक किस्म की कमराडरी भी बनती है, कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं, सब कुछ होता है, आइडियोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है। तो आई थिंक द इंडियंस आर वेरी वरीड अबाउट दिस डायमेंशन। इस डायमेंशन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ज़ाहिर है कि बांग्लादेश आर्मी बड़ी वो एंटी इंडिया अब बननी शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है ट्रेनिंग होगी, आइडियोलॉजी आएगी। पहले वो दे वर वेरी एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया, मगर नाउ दैट थिंग विल चेंज। द सेकंड थिंग इज़ जिसमें इंडिया को बड़ी परेशानी है, इंडिया इज़ नॉट वरीड अबाउट द आर्मी। छोटी सी आर्मी, व्हाट कैन इट डू? बॉर्डर डिफेंड कर सकती है, नथिंग मोर देन दैट। डर ये है कि एक ज़माना था कि इंडिया इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान पे कि दाऊद इब्राहिम के ज़माने में कि बांग्लादेश और नेपाल से पाकिस्तानी एजेंट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं। और बांग्लादेश इज़ अ गुड स्टेजिंग पॉइंट बिकॉज बॉर्डर इस किस्म का है, बहुत से ईजी टू स्लिप इन स्लिप आउट। ओके ओके। सिमिलरली नेपाल का जो बॉर्डर है, ईजी टू स्लिप इन स्लिप आउट। तो ये इल्ज़ाम हमेशा लगाया इंडिया ने कि पाकिस्तानी एजेंसीज जो है ऑपरेट करती हैं। तो वो पिछले 15 साल से बंद हुआ है। अब इनको फिर खर्चा होगा कि यार, और पाकिस्तान के जो एटीट्यूड इस वक्त ये है, मैं आपको बता दूं कि आपने जो कश्मीर, आपने जो हमारे बलूचिस्तान में किया हुआ है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप इमदाद दे रहे हैं और हमारे बंदे मार रहे हैं, तो डी ऐसी जैसी। अच्छा। अब उनको मौका मिल जाएगा टू
पे बैक। ओके, उन्होंने अफगानिस्तान में पे बैक तो किया ना पाकिस्तानी ने। अब हो सकता है दे मे बी अदर इश्यूज एट स्टेक, सो द इंडियंस आर वरीड। So these are the sort of issues that are now going to come up. अब हमने पता है कि इसहाक डार साहब जा रहे हैं जी, तो अब आप पूछेंगे वो क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म के बजाय डेप्यूटी वज़ीर आज़म। हाँ, तो वो इसीलिए जा रहे हैं ताकि ये जो सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस की है अंगूठे लग जाने ना थे और काम पक्का हो जाए, शुरू हो जाए। और मेरा ख्याल है इशू खड़ा होगा, वहाँ का जो मीडिया है वो ये ज़रूर इशू खड़ा करेगा कि माफ़ी मांगे 1971 की। माफ़ी ने हर जगह काम ख़राब कर रखा है। बहरहाल ये है बांग्लादेश का मामला, जिसमें हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार के काफ़ी डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स हैं। जो अब साक की एक्टिवेशन के बाद भारत क्या सबक सीखता है इससे, या उसकी जो मनफी पॉलिसी है खित्ते में वो जारी रहती है? ये सवाल अपनी जगह बरकरार। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।